नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई के हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 6वां परिच्छेद। हिंदुस्तानी पर्दा। मैं द्वार पर पहुंचा और ड्योढ़ी में प्रवेश किया, पर भीतर जैसे ही पैर रखा कि चौंक पड़ा। एक जेंटलमैन आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनकी रूपवती श्रीमती जी भी समीप ही बैठी थीं। मैं शीघ्र ही अरे कहकर लौटा और वे महाशय गरज कर और हुक्के की नय संभाल कर लेना लेना बदमाश को पकड़ना कहकर फांद पड़े। मेरी शामत जो आई तो मैं बौखलाकर सीधा भागा और वे महाशय नंगे पैर हुक्के की नय हाथ में थामे मेरे पीछे लेना लेना कहते दौड़े। गली की मोड़ पर मैं शीघ्र ही रुका कि कहीं लोग बदमाश समझकर मुझे पकड़ न लें। आते ही उन महाशय ने मेरे ऊपर 2-3 हुक्के की नय लगाई। सुनिए तो मेरे मुंह से निकल रहा था और वे मेरे ऊपर बरस रहे थे कि इतने में कई व्यक्ति बीच में पड़ गए। बदमाश पाजी लुच्चा दिन दहाड़े कांपते हुए बोले। जरा सुनिए तो मैंने कहा। ठहर जाइए, तनिक शांति से काम लीजिए, क्या मामला है? एक बड़े मियाँ बोले। विनय पूर्वक मैंने कहा, दुर्भाग्य से मैं बजाय बराबर वाले मकान के इनके मकान में चला गया और इसके लिए मैं बड़ा ही लज्जित हूं। इस पर वे महाशय बोले, अबे बेईमान बदमाश झूठा है, जानबूझकर। नहीं साहब, ऐसा हो ही जाता है, जाने दीजिए। बड़े मियाँ बोले। जाने दीजिए, मैं तो पुलिस में दे देता, महाशय ने कहा। अस्तु लोगों ने मामला रफे दफे किया। मैं पिटा पिटाया लज्जित खड़ा था और फिर असली जगह जाने का विचार स्थगित करके गर्दन नीचे किए हुए लौट आया। दिया जल चुके थे कि घर पहुंचा। भाग 1। आज प्रातःकाल न मालूम किस मनहूस का मुंह देखा था, कहीं तू तो सम्मुख नहीं आ गई थी, मैंने चांदनी यानी अपनी पत्नी से कहा। चांदनी ने कहा, क्या हुआ था? मैंने कहा था ना कि रात को तकिए के पास बैठकर दर्पण न देखो, अशुभ होता है। तुम भूल गए और वह वहीं रखा रह गया और प्रातःकाल कदाचित तुमने देख लिया। चांदनी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि वास्तव में मैंने रात को दुर्भाग्य से दर्पण देखकर वहीं रखा रहने दिया था। चांदनी ने विस्तृत समाचार पूछा तो मैंने बताया कि किस प्रकार मैं आज एक स्थान में धोखे से पर्दानशी स्त्री के घर में घुस गया और फिर किस प्रकार पीटा गया। बात आई गई हो गई। ये घटना लखनऊ की थी और उसके 4 दिन उपरांत हम वहां से लद गए। वेटिंग रूम में आराम कुर्सी पर लेटा हुआ मैं समाचार पढ़ रहा था कि तनिक बाहर निकला। देखा तो एक बंद गाड़ी आकर रुकी। लोगों ने पर्दे के लिए चादरें तानी और कोई बेगम साहिबा जनाना वेटिंग रूम में उतरी। मैं लौट आया और नियमानुसार समाचार पत्र पढ़ने लगा। खटपट की जो आवाज आई तो मैंने अखबार हटाकर देखा। एक साहब प्रत्येक प्रकार से पूर्ण जेंटलमैन उफ़ करके कुर्सी पर बैठ गए और मेरी ओर देखने लगे। वह वही महाशय थे जिन्होंने हुक्के की नय से मेरी मरम्मत की थी। अपनी श्रीमती जी को जनाना वेटिंग रूम में उतरवा कर आ रहे थे। खुदा की पनाह कहकर अपनी टोपी उतारी और मेरी ओर देखकर बोले, जनाब कहाँ तशरीफ ले जाएंगे? मैंने ध्यान से देखा और बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो अच्छा है कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, और तब उनको बताया कि मैं आगरे जाऊंगा। अच्छा, आप भी आगरे तशरीफ ले जा रहे हैं, कहकर जो उन्होंने वार्तालाप का तांता पूरा तो दुनिया भर की बातें पूछकर फिर वही पुरानी बातें प्रारंभ की। यात्रा की कठिनाई और स्त्रियों के साथ इत्यादि विषयों पर कहते कहते बोले, क्या बताऊं साहब, मैं तो परेशान हो जाता हूं। यात्रा में स्त्रियों का साथ वास्तव में एक विपत्ति है। 4 घंटे तो स्त्रियों को सवार कराने में गए। वह कैसे? उन्होंने कहा, जी साहब, स्त्रियों के विषय में और फिर ससुराल का मामला और तिस पर मेहमान। भीतर न जा सकता था क्योंकि अन्य रिश्तेदार स्त्रियां थीं। बाहर से कहलवाता था कुछ
और भीतर से उत्तर आता था कुछ। खुदा खुदा करके सामान बंधा, फिर भी कुछ चीजें जो बाहर रहनी थीं अंदर बंध गईं और कुछ चीजें जो अंदर बंधनी थीं वे बाहर रह गईं। ड्योढ़ी पर जब घंटों शोरगुल मचाया गया तब जाकर सवार होने की नौबत आई। यात्रा में स्त्रियों का साथ होना वास्तव में एक विपत्ति है, बवाल जान है। सामान को देखें या इन्हें। अंतिम वाक्य असगर साहब ने कुछ परेशान होकर कहा, क्योंकि वे वास्तव में कुछ बौखलाए हुए से थे। मतभेद प्रकट करते हुए मैंने कहा, शायद, पर इसका कारण क्या है कि यात्रा में स्त्रियां बवाल जान होती हैं? आखिर वे आराम और चैन का कारण क्यों न हो, जिससे मार्ग की परेशानी ही दूर हो? असगर साहब, तौबा कीजिए, ला हौल विला कुव्वत, परेशानी दूर हो, ये कहिए दुगनी होती है। मैं मुस्कुराकर, मालूम होता है आपके साथ बहुत सी स्त्रियां हैं। असगर, बहुत सी तो नहीं, केवल मेरे घर में मेरे साथ है। मैंने अत्यंत सादगी से पूछा, घर में से कौन साथ है? स्वयं मेरे ही घर में से हैं। कौन? मैंने फिर हंसकर नटखटपन से पूछा। खुद घर ही में से हैं? असगर साहब ने फिर वही उत्तर दिया। मैं, क्या खूब, आपने तो कमाल ही कर दिया। आखिर घर में से कौन है? माँ, बीवी, बहन, नौकरानी, आखिर कौन है? कदाचित आपकी श्रीमती जी होंगी। कुछ झेंप कर असगर साहब ने कहा, जी हां, और आपकी सवारियां? मैंने तो उन्हें कल ही बुक करा दिया। असगर साहब आश्चर्य मुद्रा से मुझे देखने लगे। अभी की मुलाकात और गंभीर वार्तालाप, वे इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें कुछ बुरा मालूम हुआ, और फिर बोले, आप तो मजाक करते हैं। मैंने बड़ी गंभीरता से कहा, मेरी समझ में मुझको आपसे हंसी करने का अधिकार इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता। मैं मजाक नहीं करता, वरन ठीक बात कहता हूं, और मुझे आश्चर्य है कि आपको मेरे कथन की सत्यता में क्यों संदेह हो रहा है। ये देखिए, रसीद भी मौजूद है। मैंने अपनी दोनों सवारियों को बुक करा दिया है। ये कहकर मैंने रसीद असगर को दी, क्योंकि वास्तव में मैं मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों को सवारी गाड़ी से बुक करा चुका था। असगर कुछ झेप से गए और रसीदें लौटाकर कहने लगे, शायद आप अकेले ही यात्रा कर रहे हैं। मैं, जी नहीं, मैं अकेले यात्रा करने का अभ्यस्त नहीं। असगर, पर जनाना वेटिंग रूम तो खाली है। अच्छा, शायद वह डोली जो नल के सामने रखी है उसमें वही हैं। ये बात उन्होंने पूर्ण विश्वास से कही। मैं हंसकर, जी नहीं। असगर, फिर कहाँ बिठाया है? मैं, कहीं नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे बिठाया है। मेरी बात को मजाक समझ असगर ने अरुचि से कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। मैंने हंसकर कहा, वे मुझे यहां बैठाकर टिकट लेने गई हैं। अरे, ये क्या? असगर बोले। मैं, साहब, कारण ये है कि सामान मेरे पास आवश्यकता से अधिक है। उसमें से कुछ तो मालगाड़ी से जाएगा और कुछ सवारी गाड़ी से। फिर उसमें से कुछ ऐसा है जो साथ रहेगा और कुछ ऐसा है जो ब्रेक में दिया जाएगा। मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इस कारण बाध्य होकर वे बेचारी यहां मुझे आराम से बैठाकर टिकट लेने और सब सामान बुक कराने गई हैं। आध घंटे से अधिक हो गया है और अभी तक नहीं आई। असगर साहब आश्चर्य से, अरे, क्या अकेली गई हैं? मैंने अत्यंत रूखे भाव से कहा, वरन उनके साथ बुकिंग क्लर्क और कुली भी गया है। असगर साहब आंखें फाड़कर बोले, अच्छा, तो क्या वे पर्दा बिल्कुल नहीं करती? मैं, क्यों नहीं करती, क्यों नहीं है, बहुत करती हैं। असगर, तो फिर ये कैसे? मैं, ये कोई आवश्यक नहीं कि पर्दा किया जाए तो दुनिया का कोई काम ही उसके कारण न किया जाए, मजबूरी है। असगर, हदीस शरीफ में आया है कि स्त्रियां अंधों तक से कड़ा पर्दा करें, यहां तक कि उनकी ओर को देखे नहीं। मैं, आया होगा, मुझे तो पता नहीं, पर भविष्य में मैं भी अवश्य ख्याल रखूंगा और यथासंभव पाबंदी कराऊंगा। परंतु मेरा तो विश्वास है
कि मेरी स्त्री खामखा बिना जरूरत अंधों तक को भी नहीं देखती। हाँ, जरूरत पड़ने पर सबको देखती हैं। अब ताकीद कर दूंगा, पर ये बताइए। इतना ही कह पाया था कि द्वार के सामने मेरी प्रबंधक स्त्री तेजी से जाती दिखाई पड़ी। मैंने आवाज दी और वह आई। मैंने पूछा, कहो क्या देर है? उसने कहा, बस रसीद बनवानी रह गई है, अभी आती हूं। ये कहकर चली गई। आप तो कहते थे कि पर्दा करती हैं, ये तो मुंह खोले घूम रही हैं, असगर ने कहा। मैं, सिर से पैर तक तो दुखिया ने इस गर्मी में अपने को चादर से लपेट रखा है और फिर भी आप आपत्ति करते हैं, तो आपका तात्पर्य ये है कि वह मुंह को भी बंद कर ले और तेजी से इधर उधर जाने, सामान बताने और उठवाने में बुर्खा से उलझकर गिरे या कोई बंडल उड़वा दें। क्षमा कीजिए, मैं ऐसे पर्दे से बाज आया। असगर साहब ने दूसरी आपत्ति की। फिर मजा ये कि आप इनका नाम लेकर बुलाते हैं। मैं, आखिर फिर कैसे बुलाऊं? आप ही कोई उपाय बतावें। मुझको तो ये अच्छा नहीं मालूम होता कि अरे देखना, अजी सुनो तो, इत्यादि कहकर बुलाऊं और स्टेशन पर बिना बात के 20 आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करूं। परंतु वहां तो तीसरी आपत्ति भी थी। आप तो पुरुषों का काम स्त्रियों से लेते हैं। ये सब काम जो आपकी बेगम साहिबा दौड़ दौड़ कर करती फिरती हैं, वह वास्तव में आपके करने का था। मैं, निस्संदेह, पर मैंने निवेदन किया ना कि मेरी तबीयत कुछ खराब है, गर्मी की ऋतु है, नहीं तो मैं अपनी श्रीमती जी को कष्ट न देता। मैं तो अपनी इस अवस्था में भी उनको मना करता रहा, पर वे न मानी कि कहीं मेरी तबीयत अधिक खराब न हो जाए। असगर साहब, क्या कहूं कि गृहिणी भी एक देन है, और विशेषकर यात्रा में। इतने में रेलगाड़ी की घंटी बजी और असगर साहब बुरी तरह उठकर भागे। मैं उसी प्रकार बैठा रहा क्योंकि गाड़ी बहुत देर तक ठहरती थी। थोड़ी देर में चांदनी आई और उसने चलने को कहा। गाड़ी में गया तो सब सामान ढंग से रखा हुआ था और बिस्तर बिछा हुआ था। मैंने चांदनी से कहा, दोस्त, खुदा तुम्हारा सुहाग बनाए रखे, बस एक गिलास शरबत और पिला दो। ये कहकर मैं आनंद से लेट गया। चांदनी ने कुली इत्यादि सबको निपटा दिए और थोड़ी ही देर में मैं ठंडे पानी से और अपनी गृहिणी से बातें करके अपना दिल ठंडा कर रहा था। उधर असगर साहब का हाल सुनिए। रेल क्या आई कि विपत्तियों का दफ्तर खुल गया। कहारों ने पालकी में उनकी बेगम साहबा को, या यूं कहिए कि मूर्खता के बोझ को उठाया और आगे बढ़े। असगर ने सामान और कुलियों को देखा तो एक कुली गायब था। उधर पालकी निकली जाती थी। एकदम से उधर दौड़े कि फिर इधर आए और दूसरे कुली से पूछा। उसने कहा, साहब अभी तो यहीं था, शायद आगे बढ़ गया होगा। उसको साथ लिया और तेजी से आगे बढ़े। देखा तो उनका सामान लिए कुली भीड़ के साथ फाटक से बाहर होने ही वाला था। गजब ही तो हो गया। अंधा धुंध उस ओर को लपके और उस हड़बौंग में न मालूम किस किस से टकराए। अंततोगत्वा इस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि एक साहब से, जो शायद इनसे भी आवश्यक काम पर जा रहे थे, ऐसी टक्कर हुई कि ये गिरते गिरते बचे, पर संभलने जो लगे तो एक दही बड़े वाले का खोमचा सामने आया। फांदे तो दही बड़े वाले ने हाथ से रोका। फलस्वरूप दही बड़े वाले के खोमचे में पैर पड़ा और बुरी तरह गिरे। तड़प कर उठे कि दही बड़े वाले ने पकड़ा। वहां सामान बाहर निकला जाता था। हाथ को एक झटका दिया और छुड़ाकर सीधे फाटक की ओर दौड़े। कुली बाहर निकल चुका था, पर नजर अब भी आ रहा था। फाटक पर जो धक्का मुक्की होती है उसे सब जानते हैं। वहां दब पिच कर कोशिश की कि बाहर निकले कि दही बड़े वाले ने पकड़ा। उससे हाथ छुड़ाने और उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया, पर तौबा कीजिए, वह काहे को छोड़ता। देखता था कि हजरत बाहर निकले जा रहे हैं, फिर काहे को हाथ आएंगे। उसे क्या मालूम था कि वे कहाँ जा रहे हैं। तात्पर्य ये कि दही बड़े वाले से छीना झपटी करते हुए टिकट कलेक्टर की छाती पर जा पहुंचे। उसने कहा, टिकट, पर वहां तो कुली निकला जा रहा था। बुरी तरह फांद कर और जोर देकर निकल गए और तड़प कर कुली का हाथ जा पकड़ा। उधर टिकट कलेक्टर और एक सिपाही उस दही बड़े वाले के साथ उन पर टूट पड़े।
जिस आदमी का वह कुली और सामान था उसने कहा, ये क्या जंगलीपन, हजरत खैर तो है। बड़े लज्जित हुए क्योंकि न तो कुली उनका था और न वह सामान। टिकट कलेक्टर को सूक्ष्म रूप से अपनी मुसीबत बताकर और टिकट दिखाकर बेतरह लौटे और दही बड़े वाले से तनिक रुकने को कहा। वहां से लौटकर आए तो दूसरा कुली भी गायब था। हैरान होकर पुलिस के दफ्तर की ओर जा रहे थे कि किसी ने कहा, साहब ऐसा नहीं हो सकता, दोनों कुली पालकी के पास होंगे। दौड़कर पालकी के पास पहुंचे। वहां एक ही कुली मौजूद था। इतने में ख्याल आया कि दूसरे कुली ने पूछा था कि कौन दर्जे में सामान रखा जाएगा। शीघ्र ही दौड़े हुए हमारी ओर आए और कुली को हमारे डब्बे के पास खड़ा पाया। कुली को वहां पाकर और बिना हमारी बात सुने सीधे पालकी की ओर भागे। उतरने वाले उतर चुके थे और बैठने वाले बैठ चुके थे। असगर साहब ने पालकी को जनाने दर्जे से लगाकर 2 चादरों से पर्दे तनवाए और अपनी श्रीमती से उतरने को कहा। दुर्भाग्य से एक गोरा टहलता हुआ उधर आ निकला। शायद ताजा ही विलायत से आया था। लखनऊ के लिए तो वह नवीन आगंतुक था। उसने भला ये धंधे काहे को देखे थे? न मालूम उसने क्या समझा कि निकट आया और उत्सुकता अथवा आश्चर्य से प्रेरित होकर उसने ये देखना चाहा कि तने हुए कपड़ों में क्या हो रहा है। एक ओर की चादर को हाथ से नीचा करके और ऊपर से सिर डालकर जो देखा तो असगर की श्रीमती जी तो बैठ ही गईं। चादर समेट कर असगर साहब गोरे पर फट पड़े। भयंकर गर्जना करके उस पर आए कि हुल्लड़ सा हो गया। उनके साथ के 2-3 और आदमियों ने मिलकर गोरे को वह आड़े हाथों लिया कि अगर एक दूसरा गोरा आकर बीच बचाव न करता तो शायद पूरा झगड़ा खड़ा हो गया होता। असगर साहब बाद में कहते थे कि वह गोरा बिल्कुल बदमाश और झूठा था और उसने जानबूझकर भारतीय मुसलमानों की तौहीन करने की नीयत से वह हरकत की थी। जनाने दर्जे की सब खिड़कियां चढ़ाकर और पानी इत्यादि का प्रबंध करके असगर साहब एक कुली और दही बड़े वाले के साथ हमारे यहाँ आए। मैं शरबत पी रहा था। पहले तो कुली से वाद विवाद हुआ और फिर दही बड़े वाले का नंबर आया। पहले तो दही बड़े का खोमचा फांदने की असफलता के कारणों पर उन्होंने विस्तार रूप से प्रकाश डाला और सब दोष दही बड़े वाले पर रखा कि यदि वह अपना हाथ अकारण ही उनके पांव में न डालता तो वे उसे अवश्य लांघ जाते। अस्तु बड़ी झाए झाए के उपरांत दही बड़े वाला 5 रुपया लेकर टला। रेल चली और तनिक संतोष हुआ। तब विपत्तियों का पूरा विस्तार सुनने में आया। ध्यान से असगर साहब ने अपने कपड़ों की ओर देखा तो पतलून और मोजों पर जगह जगह दही और सोंठ की चटनी के धब्बे दृष्टिगोचर हुए। इसलिए रुमाल भिगोकर छुड़ाने की कोशिश करके उनको खूब ही फैलाया। तनिक विचार तो कीजिए, जितना सामान उनके पास था उससे 4 गुना हमारे पास था। यात्रा करने वाले 2 मियां बीवी हम थे, पर वे एक विपत्ति में ग्रसित थे और हम आराम से थे। यदि उनकी श्रीमती जी विपत्ति का कारण थी तो हमारी श्रीमती जी सुख और चैन का कारण। यदि वास्तव में वे मजहब के पाबंद थे और हम उससे मुक्त, तो क्या ये ठीक है कि ये मजहब इस युग में रहन सहन के लिए उपयुक्त नहीं? अथवा हमारा दावा कि हमारा मजहब प्राकृतिक मजहब है ठीक है? तनिक इस विषय पर फिर सोचिए। भाग 3-4 स्टेशन बाद असगर ने उतरकर अपनी श्रीमती जी की खबर ली कि उनका क्या हाल है। वहां जाकर देखा तो सब खिड़कियां जिनको वे बंद कर आए थे खुली पाईं। शीघ्र ही उन्होंने उन्हें चढ़ाया। उनकी श्रीमती जी ने उनको ये दुखद समाचार सुनाया कि उनके चले जाने के उपरांत काली अचकन पहने कोई व्यक्ति जनाने दर्जे में आया और एक कुली पर उनका एक ट्रंक दिन दहाड़े रखवा कर चलता बना। उनकी श्रीमती जी बेचारी पर्दा नशीन तथा अनुभवहीन स्त्री थीं। ट्रंक को जाते देख स्वयं कहने या रोकने के बजाय उन्होंने पास बैठी हुई एक स्त्री के कान में कुछ कहा, पर वह तीसरा दर्जा न था। सब पर्दा नशीन स्त्रियां थीं। उसने कहा, फिर रोकती क्यों नहीं हो? वह भला रोकती। वह ट्रंक लेकर चलता बना और गाड़ी भी चल दी।
उस ट्रंक में बहुमूल्य कपड़ों के अतिरिक्त 2000 के मूल्य की और भी संपत्ति थी। दौड़ धूप करके शीघ्र ही पुलिस को सूचना दी और तार दिलवाए। चांदनी ने उनसे कहा, क्षमा कीजिए, इसमें आपकी बेगम साहिबा की गलती है। पहले तो उन्हें उस आदमी को तुरंत ही वहीं रोक देना चाहिए था, और यदि उनसे ये न हो सका तो उनको जंजीर खींचकर गाड़ी रोकनी थी, और न सही तो कम से कम पहले स्टेशन पर खबर ही करती। असगर ने व्यंग से कहा, क्षमा कीजिए, उस आदमी का हाथ पकड़ लेती। चांदनी, आखिर क्यों न पकड़ लेती? मैं होती तो अपना ट्रंक कदापि इस प्रकार न ले जाने देती। असगर, अजी, एक ट्रंक के पीछे हमारे यहाँ की स्त्रियां न तो पर्दा तोड़ती हैं और न मर्दों से उलझती हैं। ये शब्द असगर ने कुछ गौरवपूर्ण ध्वनि में कहे। चांदनी, केवल इसी कारण उन्होंने उसके विषय में सूचना भी नहीं दी। असगर, निस्संदेह ये तो एक ट्रंक है, यदि लाखों की भी चीज होती तो भी वह किसी मर्द से उसके विषय में बात न करती। मैंने कहा कि आश्चर्य है कि आपने अपने घर की स्त्रियों को इतना लाचार कर रखा है। मेरी समझ में तो आप जैसे उदार विचार के व्यक्ति को ऐसे निकम्मे विचार शीघ्रातिशीघ्र छोड़ देना चाहिए। इस पर वे बोले, जनाब, मैं ऐसी रोशनी का ख्याल नहीं जो मजहब के विरुद्ध हो। ये रोशनी मुस्तफा कमाल के शासन को ही मुबारक हो। ऐसी ही बातें होती रहीं कि एक स्टेशन पर असगर ने देखा कि कोई साहब खड़े जनाने दर्जे की खिड़कियां खोल रहे हैं। बस फिर क्या था, तुरंत ही लपक कर घटनास्थल पर पहुंचे। मैं खिड़कियां बंद करता हूं और आप हैं जो खोल देते हैं। अच्छा, ये आप हैं। मैं स्वयं परेशान हूं और बार बार खोलता हूं और आप बंद कर देते हैं। मारे गर्मी के स्त्रियों का बुरा हाल है और आपको पर्दे की सूझी है। यदि ऐसा ही है तो आप अपनी स्त्री को किसी और जगह बिठाइए, या फिर साथ लेकर ही क्यों चले थे? मगर मैं आपको खिड़कियां न खोलने दूंगा। जितना अधिकार आपको है उतना ही मुझे भी। असगर ने एक खिड़की बंद करते हुए कहा, मैं अधिकार वधिकार कुछ नहीं जानता और खोलूंगा। स्त्रियां न हुई जानवर हो गई। तो आप कम से कम मेरी ओर वाली खिड़की रहने दीजिए। मैं आपकी ओर अपनी कुछ नहीं जानता। मैं इस खिड़की को तो अवश्य खोलूंगा, क्योंकि यही तो मुख्य है। उस टर्रे और जिद्दी आदमी ने कहा। आप नहीं मानते तो मैं स्टेशन मास्टर से कहता हूं। असगर ने कहा, आप लाट साहब से कह दीजिए, जाइए। आवेश से वह अपरिचित व्यक्ति बोला। स्टेशन मास्टर और गार्ड आए और उस टर्रे और जिद्दी आदमी की जीत हुई। गर्मी भी इतनी विकट पड़ रही थी कि खिड़की का बंद रखना असह्य था। लाचार होकर असगर पेचताव खाकर रह गए। क्रोध अपनी श्रीमती जी पर यह कहकर उतारा कि बुरके के ऊपर एक और चादर ओढ़कर कोने में नाक लगाकर बैठ जाओ। भाग 4। असगर साहब की विपत्ति की अभी वास्तव में समाप्ति नहीं हुई थी, वरन श्री गणेश ही हुआ था। पग पग पर उनके मजहब और वर्तमान रहन सहन का प्रदर्शन होता था। गाड़ी चलते चलते धीमी हुई और रुक गई। जनाने ड्योढ़े दर्जे के पहियों के धुरे, तेल की कमी और गर्मी की भयंकरता के कारण तप उठे थे और आग लग जाने की आशंका थी। गाड़ी जंगल में रुकी हुई थी और उसके धुरे पर पानी छिड़का जा रहा था। स्त्रियों को जल्दी जल्दी उतारा जा रहा था। असगर साहब की घबराहट उपदेशप्रद थी। पर्दे के संपूर्ण ढंगों के साथ श्रीमती जी को उतारना और सामान उतरवाना एक विपत्ति थी। वहां कौन था जो चादरें तानता और डोली लाता? उधर गार्ड, उतरो उतरो, जल्दी करो कहकर और भी रहे सहे होश उड़ाए देता था। बाध्य होकर असगर ने अपनी श्रीमती जी से उतरने को कहा। प्लेटफॉर्म तो था नहीं, मानो छत पर से उतरने का मजमून पेश था। हमारी समझ में तो न आता था कि किस प्रकार कोई आंखें बंद करके उतर सकता है, और वहां असगर साहब की श्रीमती जी से इस कार्य के करने की आशा की जा रही थी। वह स्त्री जो डोली से एक पग रखकर गाड़ी के डब्बे में बैठने की अभ्यस्त हो, वह भला बुर्का और बुर्के के ऊपर चादर ओढ़कर उस हैरानी और परेशानी में किस प्रकार उतर सकती है? कांपते हुए हाथों से टटोलकर गरीब ने खिड़की को पकड़ा। पैर नीचे करके टटोल रही थी कि किस चीज पर और कहां पैर रखूं कि बेपर्दगी होने लगी, यानी हवा से चादर उड़कर कुछ भाग पोशाक का खुल गया। असगर जोर से चिल्लाए,
गरीब ने घबराकर संभलना चाहा कि पैर कहीं का कहीं पड़ा, हाथ से खिड़की छूटी और धम से नीचे गिरी। नीचे ट्रंक रखा गया था जिस पर असगर खड़े थे। ट्रंक का कोना कोल्हू में इस जोर से लगा कि बेदम ही तो हो गई, पर जबान से उफ तक न निकली। एक तो गर्मी की तेजी, फिर उस पर कपड़ों का बोझ और तिस पर वह चोट। बेचारी बेहोश हो गई। जैसे तैसे करके घबराहट और जल्दी में चांदनी ने सहारा देकर उठवाया। किसी दूसरे मर्द की सहायता से असगर इच्छुक न थे और चांदनी ठहरी कमजोर। फलस्वरूप बेचारी को कंकरों पर मुर्दे की तरह घसीट कर ले चले। जिस प्रकार बन पड़ा, हजार कठिनाइयों से एक जनाने तीसरे दर्जे में गरीब को रखा। अपने साथ बिठाने को हमने बहुत कुछ कहा, पर जनाना और कोई दर्जा खाली ही न था। चांदनी सहानुभूति के ख्याल से उनकी श्रीमती की सेवा शुश्रूषा के लिए साथ हो गई। जैसे तैसे करके सामान अपने साथ किया और गाड़ी चली। चांदनी ने वहीं गाड़ी की बेंच के पास श्रीमती असगर को लेटा रहने दिया, क्योंकि और कहीं स्थान न था। तकिया लगा दिया और मुंह खोलकर हवा दी। अगले स्टेशन पर असगर साहब उतरकर जो आए तो क्या देखते हैं कि जनाने दर्जे का द्वार खुला है और सामने उनकी श्रीमती जी लेटी हैं और चांदनी उनके पास बैठी हवा दे रही है और उन्होंने बर्फ का पानी मांगा। देखकर असगर साहब आपे से बाहर हो गए और जोर से चिल्लाकर बोले, अरे ये क्या गजब कर रही हैं? मुंह तो ढकिए। अरे मुंह क्यों नहीं ढकती? ये कहकर एकदम लपककर दर्जे में घुस आए। ये क्या सितम है? गजब है खुदा का, कहकर अपनी श्रीमती जी का मुंह ढक दिया और वक्र दृष्टि से क्रोध में चांदनी से कहा, ये आपसे किसने कहा था कि अपनी तरह मेरी बीवी का भी मुंह खोल दें? ये आपको ही मुबारक हो, आप रहने दीजिए और जाइए। गई थी भले को और वहां हुआ बुरा। चांदनी बेचारी चुपचाप चली आई। मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण उस यात्रा में उसकी हाजिर जवाबी काम न करती थी। फिर भी कहने लगी, कहिए तो फिर इनकी खबर ली जाए। मैंने कहा, नहीं, रहने दो। इतने में असगर साहब आए और उसी जले भुने लहजे में कहने लगे, आपसे आखिर किसने कहा था कि आप मेरी बीवी का मुंह हर एक के देखने के लिए खोल दें? चांदनी, मैं लज्जित हूं, मगर ये तो। असगर, जी हां, मगर वगर को जाने दीजिए। आखिर शर्म हया भी तो कोई चीज है। आपकी भांति स्त्रियों की शर्म हया को ताक। जली तो चांदनी पहले से ही बैठी थी। इतना सुनना था कि छतरी लेकर जब तक मैंने रोका तब तक 2-3 असगर साहब के ऊपर तड़ातड़ ठीक उसी भांति लगाई जिस प्रकार उन्होंने हुक्के के हाथ मेरे जड़े थे। असगर साहब ने बहुत कुछ वार रोके, पर 3-4 बुरी तरह पड़े। हैं कह के मैंने डांट कर रोका। बदतमीज, बदजुबान, निकल जा यहां से, कहकर वह क्रोध में जंजीर की ओर लपकी और कहती गई, मैं अभी निकलवाती हूं। ये क्या वाहियात बात है, कहकर मैंने हाथ पकड़कर घसीटा और पकड़कर बिठाया। वह क्रोध से कांप रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने डांट कर बिठाया। असगर साहब की विचित्र दशा थी। मैंने उनसे क्षमा मांगी और थोड़ी देर में चांदनी से भी कहा कि तुम भी माफी मांगो। बड़ी कठिनाई से समझाने बुझाने पर चांदनी ने कहा, यदि असगर साहब अपने शब्द लौटा लें तो मैं अपनी मूर्खता और उद्दंडता पर लज्जित हूं और माफी मांगती हूं। मुझको दुख है कि क्रोध में मैं आपको न मालूम क्या कह गया। ये शब्द मैंने असगर साहब से कहलवाए और दोनों ने हाथ मिलाया, पर न तो चांदनी का दिल साफ था और न असगर साहब का। और शेष यात्रा में एक और असगर मुंह फैलाए बैठे रहे और उधर वह चुप बैठी रही। मैंने चुपके से चांदनी के कान में कहा, दोस्त, तुमने हमारा बदला खूब लिया। इसी व्यक्ति ने उस रोज हुक्के की नय से मेरी मरम्मत की थी। चांदनी ने आश्चर्य से कहा, अरे? तो मैंने कहा, चुप, खबरदार जो बात निकाली ये हजरत मुझे पहचान ही न सके। अकारण लज्जित करने से कोई नतीजा नहीं। चांदनी चुप हो गई। आगरे में हम दोनों उतरे तो शोक निवारणार्थ फिर हाथ मिलाए। दुर्भाग्य से असगर साहब की विपत्तियों का अभी अंत न हुआ था। 8-7 रोज के बाद जब मैं असगर साहब के घर दोबारा अपनी श्रीमती जी की अशिष्टता पर क्षमा मांगने गया, तब मेरे आश्चर्य की सीमा न रही।
असगर का घर तो संवेदनागार बना हुआ था। मैं सन्नाटे में आ गया जब मैंने सुना कि असगर की श्रीमती जी खो गईं। आगरे के स्टेशन पर से वे उसी प्रकार उन्हें चादरें तानकर डोली में बिठा कर लाए। स्वयं तो तांगे पर थे और डोली के साथ नौकर था। घर पर बजाय उनकी श्रीमती जी के एक वृद्धा पर्दानशीन स्त्री उतरी। इधर वह हैरान कि मैं कहाँ आ गई और उधर असगर के घर वाले परेशान। वृद्धा कहती थी कि मेरा बेटा कहाँ है जो डोली लेकर आया था, और असगर कहते थे कि मेरी बीबी लाओ। दौड़कर स्टेशन पहुंचे। वहां से गाड़ी राजा मंडी के स्टेशन को जा चुकी थी। वहां पहुंचे तो इतना जरूर पता चला कि गाड़ी चूंकि वहीं समाप्त होती है, इसलिए एक बुर्खापोश स्त्री के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं पाया गया और वह भी उतरकर एक आदमी के साथ चली गई। दोनों के पास टिकट आगरा सिटी से राजा मंडी के थे। दूसरा आदमी नौकर मालूम होता था जो उनको किसी बंद गाड़ी में बिठा ले गया। असगर का बुरा हाल था। पागलों की भांति टकरा टकरा कर उन्होंने सिर फोड़ लिया था। यदि घर वाले न होते तो कोई आश्चर्य नहीं कि अपनी जान गंवा देते, क्योंकि उनको अपनी श्रीमती जी के प्रति प्रेम ही नहीं वरन आसक्ति भी थी। उनकी शोचनीय दशा दयनीय थी और उनको देखने से उपदेश मिलता था। वे बिल्कुल पागल से हो रहे थे। उनका ट्रंक मिल गया था। कोई भले आदमी धोखे में ले गए थे। भूल मालूम होने पर लौटा गए। ट्रंक आ गया, पर वहां तो ट्रंक वाली का रोना था। उनके घर वालों और उनसे सहानुभूति प्रकट कर शोकमग्न मैं घर आया और चांदनी को सब समाचार सुनाया। उसे भी बेहद दुख हुआ। हम साल भर तक आगरे में रहे। उस समय तक तो उनकी बीवी मिली नहीं थी और उनका किस्सा भी पुराना हो चुका था कि हम दूसरी जगह चले गए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 6वां परिच्छेद। इसका अगला अध्याय लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।